रूट 2 आ रही है भाई, इसमें भी ट्रिगो है सर, ट्रिगो से पीछा नहीं छूट रहा, क्या करें यार। अरे है भाई, हर जगह है देखो। ये क्या, मुझे ये पहले बताओ, ये चीज समझ में आई, आपने क्या अप्लाई किया। वेल, गुड इवनिंग टू ऑल अगेन। और यार लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कर लिया था, तो आज रिफ्रैक्शन वाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। आसान सा है बहुत, ठीक है, और आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का है ना, कुछ कुछ आइडिया तो होगा यार सबको। बताओ जरा फटाफट, क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है, जल्दी बताना। एनीवन, किसी ने पढ़ा है तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, क्या होता है, एनी आइडिया। बहुत बढ़िया, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर जाती है। खैर मतलब दो मीडियम अज्यूम कर लो। अब तक देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट रे आती थी, सपोज जैसे मैं हूँ, ठीक है, लाइट रे आ रही है, टकरा रही है, वापस उधर उसी सेम मीडियम में दोबारा जा रही है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर दो मीडियम्स की हम लोग बात करेंगे। जब भी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे क्या करेंगे, दो मीडियम्स की बात करेंगे। एक होगा मीडियम वन, तो मीडियम वन बोल दे, कुछ भी कोई भी मीडियम हो सकता है, एंड सेकंड इज मीडियम टू। तो मीडियम वन से मीडियम टू में जब लाइट रे जाती है तो वो बेंड होती है थोड़ा सा, मतलब जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, सपोज देखो ये किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे सीधा ना जाके थोड़ा सा इधर आगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो जो बेंडिंग है ना टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जब लाइट है ना ऐसे आती है, ऐसे आती है, देखना एक बार इसको देखना, ऐसे आती है सिंपल, तो बेंडिंग नहीं होती यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है। तो क्या हो गया, इस वाले केस में तो बेंडिंग नहीं होती, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। तो थोड़ी सी ना रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। चेंज क्या करनी पड़ेगी भाई, यहां पर इस केस में क्या है, अगर लाइट सीधी सीधी आ रही है तो इसके अंदर कोई बेंडिंग वगैरह नहीं होती, यहां पर आ रही है तो बेंडिंग हो रही है। ऐसे है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है आपको, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, लाइक ठीक है। यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जा सकती है। एंगल आई, एंगल आर, देखो इसको ध्यान से, फिर से एंगल आई, एंगल आर, यहाँ पर एंगल आर छोटा है, कभी एंगल आर छोटा है, कभी एंगल आर बड़ा है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। लाइक मीडियम वन कैसा है, मीडियम टू कैसा है, कौन से वाले मीडियम में से कौन से वाले मीडियम में जा रही है, उसके बेसिस पे होगा। मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होता है, बताना एक बार। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाती है, जब डेंसर टू रेयर होता है। बहुत बढ़िया, ओके। और अगर रेयर टू डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है बेंडिंग नहीं होती है, राइट। तो थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग चेंज करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। क्या डेफिनेशन होगी रिफ्रैक्शन की, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऐसे नहीं, इस केस को छोड़ के, मतलब ऐसे ही नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैसे आएगी, एट अ सर्टेन एंगल। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली, क्या लास्ट में वर्ड लिखोगे, ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है ऐसे तिरछा जा रही है, तिरछी जाएगी तब भी बेंडिंग होगी, अदरवाइज अगर वर्टिकल जाती है या परपेंडिकुलर जाती है, सरफेस के परपेंडिकुलर जाती है इस तरह से, तो यार कोई बेंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो आर यू क्लियर विद द डेफिनेशन, bending of light rays when it goes from one medium to another obliquely is called refraction of light. But my question is, why does bending occurs? Bending क्यों हो रही है? Different in, ठीक है यार, एग्जाम में लिख के आओगे तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बट द ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, बहुत बढ़िया, नाइस ट्राई, मतलब काफी अच्छी कोशिश है। एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सही है, बिल्कुल सही है, स्पीड चेंज आता है, बिल्कुल लॉजिक यही है कि स्पीड जो है ना, एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा चेंज आता है, या तो स्पीड बढ़ जाएगी या स्पीड घट जाएगी, तो उसकी वजह से ये सारा होता है। तो आपको लर्न करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लो मीडियम वन, मीडियम टू, मीडियम वन, मीडियम टू, सारी की सारी जो मतलब मीडियम वन और मीडियम टू, स्पीड किसमें कम है किसमें ज्यादा, देखो अगर मान लो स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो क्या होगा, एंगल भी कम हो जाएगा। स्पीड कम, एंगल कम, सिंपल सा रिलेशन है। स्पीड कम हो गई, लाइक रेयर से डेंसर में चली गई तो स्पीड कम हो जाएगी, तो एंगल कम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर डेंसर टू रेयर में चली गई तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ गया तो एंगल भी, बट सिंपल, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर स्पीड इंक्रीज हुई तो एंगल आर इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हुई तो एंगल आर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ये जो चीज है आपको कब समझ में आएगी, जब हम लोग समझेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी, एक जो बेंडिंग है कब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इस चीज को हम लोग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा ना। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर आप इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। हाँ, ऑप्टिकली, लाइक ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम्स। ये जो डेंसर मीडियम की बात कर रहे थे, रेयरर मीडियम की बात कर रहे थे, ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो किसी भी मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है हम लोग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, या फिर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में करते हैं। देखो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग मान लो सिंपल रोड पे चल रहे हो या गली में चल रहे हो अपनी, राइट, और नॉर्मल स्पीड में बिल्कुल, या फिर रोड पे भाग रहे हो नॉर्मली, ठीक है। और मैं आपको बोलूँ नहीं भाई, अब अगर मैं आपको बोलूँ यही चीज, मैं आपको बोलूँ भाई नहीं, अब आपको ना स्विमिंग पूल के अंदर भागना है, स्पीड कहाँ ज्यादा होगी,
स्विमिंग पूल में या रोड पे? रोड पे ज्यादा स्पीड होगी ना। बिल्कुल सेम लॉजिक ना लाइट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। सेम लॉजिक आप लाइट के साथ भी अप्लाई करते हो। आप देखो कैसे, मान लो एक ऐसा मीडियम है जहां पर जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा दूर दूर है। अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो लाइट जब आएगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसकी स्पीड नॉर्मल ही रहेगी। हाँ, अगर ऐसा मीडियम है जिसमें पार्टिकल क्लोज पास पास है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, राइट, ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसके अंदर क्या होगा, क्या स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी? सिंपल, सेम लॉजिक है। और ये वाला जो मीडियम है जहां पर पार्टिकल्स जो है पास पास है, जहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ये वाला जो मीडियम है जहां पर पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर दूर है, ये क्या हो गया, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, तो अब ऑप्टिकल डेंसिटी को नहीं, ऑप्टिकली वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी यूज करना। डेंसर मीडियम, डेंसर तो मीडियम किसके बारे में बात, आप डेंसिटी के बारे में बात कर सकते हो। लाइक हैवी है कोई मीडियम, जैसे मान लो सपोज वाटर है, ठीक है, वाटर के साथ में आपने आयरन को कंपेयर कर दिया, तो आयरन इज डेंसर। एक मैकेनिकल डेंसिटी होती है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी बोले तो किसके 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 बेसिस पे बता रहे हैं हम लोग, लाइट की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइट के बेसिस पे। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी सी इसमें ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं वैक्यूम की, तो वैक्यूम में तो पार्टिकल्स ही नहीं है ना, वैक्यूम के अंदर तो पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल्स नहीं है तो क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट विल बी सेम, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ठीक है। और कितनी स्पीड होती है बताना एक बार यार, ये स्पीड होती है लाइट की, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर, या फिर इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। अब सुनो, स्पीड कम है, स्पीड ज्यादा है, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या, मतलब मीडियम को बार बार देखेंगे? अच्छा चलो ठीक है सर, देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, हर बार मीडियम को चेंज करेंगे तो मतलब पानी में देखते हैं, अच्छा पानी में स्पीड डिफरेंट है, चलो सर मेजर करके देखते हैं, ग्लास में जाते हैं फिर से मेजर करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है हर बार। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है जिसके अंदर से लाइट ट्रैवल कर सकती है, उनके लिए हमने क्या किया, एक टर्म डिफाइन कर लिया, एंड द टर्म इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में ज्यादा होगी या कम होगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या चीज है, इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको c से डिनोट करते हैं, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इसको डिनोट करते हैं v से। दैट्स इट, ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जैसे एग्जांपल देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर कितनी होती है, 3 × 10⁸। और मैं आपको बात बता दूं, ग्लास के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 2 × 10⁸, कम हो जाती है थोड़ी सी, 3 × 10⁸ से कितनी हो जाती है, 2 × 10⁸ हो जाती है। तो भाई कितना आंसर आया, 1.5 आंसर आ गया, 1.5। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर, नीचे वाले का भी, अरे यार कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं है मतलब, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वैक्यूम क्या होता है यार, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है फ्री स्पेस, जहां पर कुछ भी ना हो। वैक्यूम इज, हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से अगर आप बाहर चले जाते हो तो वहां पर देयर इज स्पेस, बोलते हैं ना स्पेस में उड़ते हैं एस्ट्रोनॉट वगैरह, स्पेस में वही सेम चीज होती है, ठीक है, क्लियर है। अनदर टर्म इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कुछ वैसा ही है। हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, किसको कंपेयर किया, वैक्यूम को कंपेयर किया एक मीडियम के साथ, मतलब मीडियम के अंदर जो स्पीड है वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी थी वो हमने निकाली। अब देखो, आप हमारे पास 2 मीडियम है, कंपेयर करो, आपके पास 2 मीडियम है, एक मीडियम है मीडियम 1, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज वो है n1, तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सपोज ये v1 क्या चीज है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ये मीडियम 1 के लिए क्राइटेरिया हो गया। इसी तरह से एक और मीडियम है मेरे पास, मीडियम 2। मीडियम 2 के लिए अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, उसको n2 लिख रहा हूं, n2 स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c/v2, सिंपल। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन दोनों का रेशियो है, n1/n2 या n2/n1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है भाई, इन दोनों का रेशियो है। लाइक आप क्या लिख सकते हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे, देखो n2/1 लिखने का तरीका, n2/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम। तो n2/1 का क्या मतलब है, सिंपल सा, n2/n1, n2/n1, सिंपल। n2 की वैल्यू क्या है, तो यार n2/1 क्या चीज है, n2/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1।
इसी तरह से क्या हो सकता है, N12 हो सकता है, N12 इसको क्या रीड करोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड, N1 अपॉन N2 हो जाएगा। N1 की वैल्यू C से कैंसिल हो गया, V2 अपॉन, दैट्स इट। हाँ बस रिवर्स हो गया और क्या, V1 अपॉन V2, बड़ा सिंपल लर्न करना। 2-1 है तो यहाँ पर 1-2 है, यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म्स में, बाकी सिंपल है। 2-1 लिखा है तो N2 ऊपर N1 नीचे, इस चीज को आप याद रखो, बस सिर्फ ये चीज याद रखो, ये तो अपने आप आ जाएगा वेलोसिटी में रिलेशन, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कब यूज करेंगे, जब हम लोग दो मीडियम को कंपेयर कर रहे होंगे। ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए होता है, और मीडियम को हमने किसके साथ कंपेयर किया, वैक्यूम के साथ। और यहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं भाई, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, इनको कंपेयर कर रहे हैं कि इनमें किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, मीडियम 1 में ज्यादा होगी या फिर मीडियम 2 में ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो कितनी ज्यादा होगी, यहां से निकाल सकते हैं हमारे पास। सिर्फ यहीं पे सिंपल फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और यहां पर क्या है, रिलेटिव इंडेक्स बोला है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तो जिसका बोला है और जिसके रिस्पेक्ट में बोला है बस वो ध्यान रखना है। मान लो सपोज उसने पूछा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, राइट, तो ग्लास का ऊपर ऑयल का नीचे, दैट्स इट। एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए ट्राई करो जरा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है यार, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है। 1.5 अभी तो करवाया था। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज व्हाट, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बस एग्जाम में, छोटा सा, बहुत आसान सा। C अपॉन V, C की वैल्यू लर्न करनी है, याद रखनी है, कोई नहीं बताएगा, अभी तो बताया था यार। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3/2 विच इज 1.5। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो यहां पर ग्लास की जगह वाटर होता, तो वाटर के अंदर मैं स्पीड ऑफ लाइट बता दूं आपको, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसकी जगह ले लो आप 2.25 × 10⁸। अब ट्राई करो जरा वाटर का निकालना। वाटर के अंदर जो स्पीड है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ट्राई करो, वाटर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यार, फ्रैक्शन में छोड़ देना, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। 1.33 और 4/3 इज द करेक्ट आंसर। देखो वाटर वैक्यूम के ऊपर रखनी है यार, वैक्यूम के अंदर कितनी स्पीड है, वैक्यूम वाली जो स्पीड है ऊपर, और वाटर के अंदर कितनी स्पीड है, 2.25 × 10। मैथ्स है भाई, सिंपल मैथ्स है। देखो मीटर पर सेकंड डिवाइड करो इसको, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दे ऊपर, तो ऊपर कितना आ जाएगा 300, और ऊपर नीचे कितना हो गया 225, 25 से डिवाइड कर दो, हाँ ये 9 और ये 12/9 एंड 4/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे यार एग्जाम में, कर लोगे। चलो एक और, वन मोर क्वेश्चन। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, वाटर का 4/3 है, ग्लास का 3/2 है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ट्राई करो, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अभी जो फॉर्मूला बताया उसी को अप्लाई करना है। इससे पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो है वो 8/9 माइट बी द आंसर, राइट, फाइन। ठीक है। देखो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान देना, सिर्फ इसको रीड करना है आपको, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पहले, वाटर बाद में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और वाटर का नीचे, दैट्स इट, इतना सा करना है बस। ग्लास का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का ऊपर वाटर का नीचे। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना भाई, 3/2 गिवन है, 3/2 एंड इसका 4/3 गिवन है। जस्ट ट्रांसपोज 3/2 into लाइक 3 ऊपर हो जाएगा, 3/4, 9/8 आ रहा है आंसर। 9/8 इज करेक्ट आंसर। करवाने लायक है 8/9, हाँ थोड़ा उल्टा कर दिया ना, वाटर का निकालता है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तभी तो मैं बोल रहा हूँ वो रिलेशन मत याद रखो ना, रटोगे तो फिर फंसोगे भाई। N21 1 2 1 2, ये 1 2 याद रह जाता है, ऐसे याद कर लेते तुम। अच्छा यहाँ 2N तो हाँ यहाँ पर 1 2 है, लेकिन 1 और 2 किसके लिए है, वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन है। सिंपल डेफिनेशन याद रखो, 2 का पूछा है 1 के रिस्पेक्ट में तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 का पूछा है 2 के रिस्पेक्ट में तो 1 ऊपर 2 नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उससे डिवाइड करना है, बस ये ध्यान रख लो, सिंपल। थोड़ा सा जैसे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, उसी तरह से हमारे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, और थोड़े थोड़े मिलते जुलते ही है, लेकिन जैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो लॉ था वहां पर उस वाले केस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, लाइक ठीक है। उसी तरह से क्या है यहां पर, ये जो सेकंड वाला है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अभी बताऊंगा इसके बारे में क्या चीज है। अच्छा पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो पहले फटाफट जल्दी से। फर्स्ट वाला क्या देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंटरफेस। इंटरफेस बोले तो क्या, ये बाउंड्री,
मीडियम 1 और मीडियम एंड मीडियम 2 को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है उसको हमने क्या नाम दिया? इंटरफेस। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी लाइट रे आ रही है, सपोज ऐसे आ रही है, तो मीडियम 1 और मीडियम, ये आपकी इंसिडेंट रे है। सपोज मीडियम 1 जो है आपका डेंसर रेयरर है और ये डेंसर है, तो डेंसर में जाते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड कर रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको, तो हो क्या रहा है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल आई और एंगल आर यहां पर इक्वल नहीं है, कम या ज्यादा होगा। एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं है, लेकिन कुछ इक्वल है। देखो क्या इक्वल है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आई जैसे साइन थीटा होता है ना, उसी तरह से साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या चीज है? कांस्टेंट। अब माय क्वेश्चन इज, ये कांस्टेंट क्या है? कौन से मीडियम का? कौन से मीडियम का? नो, पहली चीज, कभी भी अगर हम लोग इसकी बात करेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, या स्नेल के लॉ की हम लोग बात करेंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट तो है, लेकिन किसके लिए कांस्टेंट है? दो मीडियम के लिए, दो मीडियम, गिवन मीडियम के लिए। अगर आपने मीडियम चेंज किया, ध्यान देना, अगर आपने दोनों मीडियम चेंज कर दिया, तो ये जो रेशियो की जो वैल्यू है ना, कांस्टेंट की वैल्यू, इट विल आल्सो चेंज, यहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये जो कांस्टेंट है कुछ है, और वो कुछ पता है क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर फर्स्ट मीडियम, मतलब सेकंड वाले का है किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप यही ये गलतियां करते हो यहां पर, पता है, आप साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट लिख के आ जाते हो, लेकिन है क्या कांस्टेंट? द कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड दिस, इसको थोड़ा सा और मैं अगर अच्छे से लिखो, देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं ना। n2 का मतलब तो सबको पता है क्या होता है, ये n2 अपॉन n1, तो यहां पर n2 अपॉन n1 लिख दिया मैंने, ये है कांस्टेंट। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, एक अच्छा सा रिलेशन आपके पास आया, n1 साइन ऑफ आई इक्वल टू n2। अब ध्यान देना, ये जो रिलेशन मैंने आपको लिखवाया है स्पेशली उसी से आया, सेकंड लॉ से आया है, और ये जो है किसने दिया था? स्नेल ने। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। जो सेकंड वाला जो लॉ है यहां पर रिफ्रैक्शन के अंदर जो है, सेकंड वाला जो लॉ है ये वाला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और मतलब ये देख लो, जितना इंपॉर्टेंट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था ना रिफ्लेक्शन वाले केस में, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज, उतना ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट, कि ये जो स्टेटमेंट आपको लिख रहे हो, ये याद करनी है, याद कर लो, जो मर्जी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर स्नेल्स लॉ। एनी डाउट? डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई इसकी? ठीक, ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant, and the constant is the refractive index of second medium with respect to first medium. ये हम लोग लिखेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, इस पे आता है एग्जाम में, देखो कैसे न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। देखो देखना, एंगल आई की वैल्यू 45 डिग्री है, एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री है, n1 सेकंड फर्स्ट वाला जो मीडियम है वो सपोज एयर है, एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम रहती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया उसका? 1। तो अब ये जो सेकंड मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी निकालनी है, और गिवन है कि फर्स्ट वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 3 × 10 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। ये ट्राई करना है आपको। देखो n2 की वैल्यू देख लो एक बार, जो भी आ रहा है 1.5 ही आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी है बस आपको, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अप्लाई कर देते हैं। देखो n1 की वैल्यू कितनी है? 1। साइन ऑफ i एंगल आई कितना है? 45 डिग्री इज इक्वल टू n2 डोंट नो, साइन ऑफ r कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, n2 की वैल्यू पता नहीं, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो अगर आप n2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√2 हो गया। इसको रैशनलाइज कर दो यार, तुम्हारा तो गलत आ रहा है। साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, 1.5 कैसे आ रहा है? √2 आ रहा है आंसर। तो जिसको वैल्यूज लर्न नहीं है भाई, लर्न कर लो। देखो n2 की वैल्यू कितनी आ रही है? √2 आ रही है भाई।
इसमें भी ट्रिगो है सर, ट्रिगो से पीछे नहीं छूट रहा, क्या करें। अरे है भाई, हर जगह है। देखो ये क्या, मुझे ये पहले बताओ, ये चीज समझ में आई आपने क्या अप्लाई किया? ठीक है, सिर्फ बस आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होगी फिर तो हो जाएगा ना, तो लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, टेबल लर्न कर लो। ठीक है, दैट्स इट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी बतानी है। ओ सेकंड मीडियम के अंदर स्पीड कितनी है वो भी बतानी है, तो निकाल सकते हैं। n2 की वैल्यू आ गई आपके पास, और वैसे फॉर्मूला क्या होता है n2 का बताना, n2 क्या होगा, c बाय v2। सिंपल, यहां से v2 की वैल्यू निकाल लेना, यहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? भाई ये वैल्यूज ना आपको गिवन नहीं होंगी, पहले बता रहा हूं। साइन 45 साइन 30 इतना तो अज्यूम करके चलेंगे कि इतना आता है। नहीं, चलो ठीक है। अच्छा ये चीज समझ में आ गई कब लाइक मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, कब टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, ये चीज तो क्लियर है ना? ठीक है, चलो अब एक छोटी सी एक बार बताना मुझे क्या हो रहा है। एक ये मीडियम 1 है, चलो इसको मीडियम 2 बोल देते हैं हम लोग, मीडियम 2, ये मीडियम 1। एक रे ऑफ लाइट जो है आपके यहां से जा रही है, एक मिनट रुक जाना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, और मीडियम जो लाइक 1 है ये डेंसर है और ये वाला रेयरर है। तो अगर स्पीड राइट ऐसे देखो, इसको देखो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे, क्योंकि भाई रेयर में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर, स्पीड ज्यादा, एंगल भी ज्यादा, ऐसे याद रख लो। चलो अच्छा एक काम और करते हैं, एंगल आई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मतलब ये वाला एंगल आई था पहले, ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और दूसरी रे ले लेते हैं, यहां से ऐसे आ रही है एक और रे, ऐसे अज्यूम करो, एंगल आई की वैल्यू और बढ़ गई, थोड़ा और बढ़ा दिया एंगल, अब क्या होगा, और नीचे आएगी क्या थोड़ी सी, है ना, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कुछ और सोचते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, चलो एंगल आई की वैल्यू और बढ़ा दिया आपने, देखो एंगल आई की वैल्यू और ज्यादा हो गई, इतनी बड़ी होगी, अब क्या हुआ, और नीचे आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब एक मतलब होगा क्या, जैसे जैसे आप एंगल आई बढ़ाओगे, ध्यान देना, जैसे जैसे आप एंगल आई बढ़ाओगे वैसे वैसे एंगल आर बढ़ेगा, सिंपल है ना। तो यहां पर जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे आ रही है, ध्यान देना, इस पर्टिकुलर बेस में, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकती, आ सकती है नहीं आ सकती, आ सकती है। अगर इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया तो रे वापस नीचे, ध्यान देना। तो ये एक मिनट, पहली चीज कि ये वाला एंगल, जब आपका एंगल आर कितना हो गया, देखो एंगल आर की वैल्यू कितनी हो गई अब इस पर्टिकुलर केस में, 90 डिग्री। तो ये एंगल आई जिसके लिए आपका एंगल आर कितना हो गया, 90 डिग्री, इट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ध्यान देना, क्रिटिकल केस हो गया, बिल्कुल वो बोलते हैं ना क्रिटिकल वाला। क्रिटिकल केस मतलब थोड़ा सा अगर आपने और एंगल आई को बढ़ाया तो रे पूरी की पूरी वापस अंदर सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, मीडियम 1 से आ रही है, मीडियम 1 के अंदर ही वापस आ जाएगी। अगर इंसिडेंट रे 0 डिग्री से होती थी, यहां पर ऐसे सीधा चली जाती, फिर तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। अच्छा यहां पर ऐसे 90 डिग्री, हाँ अगर 90 डिग्री होगा, अरे यार रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये बोल रहा है कि अगर ऐसे आ रही है तो सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, ये तो बाउंड्री के साथ साथ जाएगी, नो बेंडिंग। ठीक है, अब देखो होगा क्या, हाँ यहां से अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यहां से अगर एंगल और थोड़ा सा आप बढ़ाते हो तो ये वाली जो रे है वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ध्यान देना, यहां से अगर मान लो सपोज ऐसे आ रही है ऐसे, तो क्या होगा, वापस सेम मीडियम के अंदर, कब, इस क्रिटिकल वाले केस से ज्यादा। इसका मतलब यहां पर ये वाला जो एंगल है, लास्ट वाला जो एंगल है, ये वाला थीटा, इसको आई मान लो, आई जो है इट इज ग्रेटर देन आई सी। आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, आई सी क्या है भाई, क्रिटिकल एंगल। और ये जो पोर्शन है, मतलब लाइक एंगल आई की वैल्यू अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हो, जो रे है पूरी की पूरी वापस सेम मीडियम में आ जाती है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यार ये जो है ना एनसीईआरटी के अंदर ना छोटे से येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, तो होगा क्या, यहां पर मैं क्यों करवा रहा हूं ये चीज आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में आ सकती है इस बार, क्योंकि नया पैटर्न है। ठीक है, केस स्टडी में क्योंकि हो क्या रहा है, मैंने जो देखा है उसमें लाइक चीजें थोड़ी सी हायर है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसान से हैं। तो यहां पर वो टीआईआर वाले, इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए वो आपसे पूछ सकता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई, ठीक है, या फिर पूछ सकता है अच्छा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो क्या होगा, या फिर हो सकता है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ही निकलवा ले, हो सकता है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ही निकलवा ले। तो कैसे निकालोगे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू,
क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां से स्नेल्स लॉ से, ठीक है। n1 sin i = n2 sin r से हम लोग क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जब एंगल r की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इधर 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 नहीं, ये रहा एंगल r की वैल्यू कितनी है? हाँ, अगर हाँ क्रिटिकल एंगल पे ब्लू वाली को देखो यार ध्यान से, ये वाला क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल आई सी, तो n1 इसका रिफ्रैक्टिवनेस हो गया n1 sin i की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? sin i c क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू n2 sin r की वैल्यू कितनी हो गई? sin r की वैल्यू कितनी है? 90। sin 90 की वैल्यू यार सबको पता होती है, जल्दी वो sin 90 की वैल्यू 1। तो यहां से sin ऑफ i क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये हमारे पास यहां से ट्राइंगल बना के या फिर यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब तक हमने जो रिफ्रैक्शन सारा का सारा पढ़ा है वो लाइक दो मीडियम्स के बीच में पढ़ा है। अब ग्लास स्लैब में क्या है भाई? ये ग्लास है, यहां पर हवा है, कुछ नहीं, एयर है, यहां पर ग्लास है, फिर से यहां पर एयर है दोबारा से। इसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन के अंदर? हाँ, क्यूबॉइड शेप में होता है। ग्लास रेक्टेंगल बनाना, रेक्टेंगल बना लो। ये होता कैसे है पता है? ऐसा ग्लास स्लैब होगा कुछ, मतलब ये नहीं है भाई, ट्रांसपेरेंट होगा, बॉक्स टाइप में, क्यूबॉइड टाइप में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये है और यहां से इस साइड से हम लोग करके भी देख लेना घर पे, अगर लेजर है लेजर से करके देख सकते हो। ग्लास स्लैब ले लेना और इस साइड से अगर ऐसे करोगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, लाइक दैट, ऐसे अगर लेजर मारोगे या फिर यहां से सामने से अगर ऐसे लेजर मारोगे तो क्या होगा? लाइट रे जो है बिल्कुल सीधी जाएगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो हल्की सी बेंडिंग होगी, बेंड तो होगा ही होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा यार, है ना। ऑब्लिकली जब भी करेंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले यहां से जब बाहर निकलेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो यहां से देखते हैं, देखो पहले एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया, ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, यहां पर नॉर्मल, पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम, और ग्लास कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, राइट। तो यहां से अब फिर से क्या होगा? देखो जब एयर से ग्लास में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब यहां पर ग्लास से दोबारा किस में जा रही है? एयर में, तो क्या होगा? फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड है, और ये फाइनली ये वाली जो आई इसको हमने क्या बोला? इमर्जेंट रे। यहां से भी केस स्टडी पे एक क्वेश्चन बन सकता है, फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये वाला। ये डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो 2 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन 2 मार्क्स के लाइक है ही नहीं, 3 मार्क्स में सारे, 1 मार्कर है, 3 मार्कर है, एमसीक्यू से सारे के सारे, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है? 5 ऑप्शन यहाँ पर बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल आई एंड एंगल आर? क्या रिलेशन है एंगल आई और एंगल आर में? नहीं, पहला ऑप्शन ए होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पहले बता रहा हूं, यही गलती कर दोगे। एंगल आई और एंगल आर में क्या रिलेशन है? कौन सा छोटा है? एंगल आई बड़ा है इस वाले केस में, एंगल आर छोटा है, ठीक है। और फिर वो पूछ लेगा सेकंड उसने क्वेश्चन बना दे कि एंगल आई और एंगल ई में क्या रिलेशन है? एंगल आई और एंगल ई इक्वल। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगल आई और एंगल ई कैसे इक्वल है। सेम मीडियम आ गया ना, सुना ध्यान से, सेम मीडियम आ गया। तो हो क्या रहा है इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहां पर ये वाले जो पैरेलल फेसेस, इसको नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी। ये जो ए बी और सी डी जो पैरेलल फेसेस है, यहां पर देखो, यहां पर रे आ रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो क्या देखना, जितनी ये यहां से आते टाइम, जितनी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल वेंड हुई इधर इस तरफ, उतना ही यहां पर जाते टाइम फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो इसको किस तरह से आप लिखोगे एग्जाम में, राइट? क्या लिखोगे आप? अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे, लाइट रे ऑन ऑपोजिट पैरेलल फेसेस। ध्यान देना, अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन ऑपोजिट पैरेलल फेसेस, ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट। अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे ऑन ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड सी डी आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने अमाउंट से ये यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है, उतने ही अमाउंट से यहां पर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो क्या हो गया, ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल हो गई, इक्वल नहीं, क्या हो गई? पैरेलल हो गई। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, और वो पूछ लेगा लाइक विच इज द रेयर मीडियम, विच इज डेंसर मीडियम। छोटे छोटे क्वेश्चन आसान आएंगे, लेकिन चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
हाँ यस, एनी डाउट? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, देखो ये वाली रे और ये वाली रे आपस में पैरेलल है, हमें सबको पता है, ठीक है। वो क्या रहा है देखो, लेकिन ओरिजिनली जो है ये वाली जो रे, ओरिजिनली ये कहां जा रही थी, ऐसे सीधा स्ट्रेट ऐसे। अगर ये सीधा मतलब अगर मान लो स्लैब नहीं आती, ग्लास स्लैब बीच में नहीं आती तो क्या होता, सीधी चली जाती। तो इसकी डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आया, पैरेलल है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है, ध्यान देना। यहां से ऐसे जाते जाते हल्का सा इधर हो गई है एक तरह से। ये जो शिफ्टिंग हुई है, लाइक ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में दिस, इसको एल से डिनोट करते हैं, एंड एल इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ध्यान देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे। ये जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे की जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इनके बीच वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। सो और यहां पर अगर मान लो थोड़ा सा और जाए, थोड़ा सा और डेप्थ में जाए, तो यहां पर ना वो क्या पूछ सकता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, आप कैसे निकाल सकते हो, देखो फिर से वही आएगा, ट्रिगो का यूज करके। जैसे यहां पर हमने क्या किया, ट्रिगो का यूज किया, स्नेल्स लॉ वगैरह लगाए, यहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है, और कैसे निकाल सकते हो, देखो किसकी हेल्प से निकालोगे, क्या यूज करने वाले हो, देखो इसमें क्या होगा, आपको ना इसकी थिकनेस दे देगा वो, यहां से लेके यहां तक थिकनेस, ग्लास स्लैब की थिकनेस, मतलब उसकी जो भी है टी है, सपोज थिकनेस टी है। अब देखना, ध्यान देना, अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ए माइनस आर। बहुत बढ़िया, देखो भाई ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये पूरा एंगल आई, ये पूरा एंगल आई, तो ये वाला अगर छोटा सा पोर्शन ये आर है तो ये कितना हो गया, आई माइनस आर, दैट्स इट, आई माइनस आर। तो अब भाई हमारे पास दो दो ट्राइंगल है, ध्यान देना, हमारे पास एंगल आर की वैल्यू है, एंगल आर की वैल्यू है, तो ट्रिगो का यूज करके इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ट्रिगो का यूज करके क्या ये पोर्शन निकाला जा सकता है, व्हाइट वाली जो लाइन है, इस वाले पोर्शन की लेंथ निकाली जा सकती है ट्रिगो में, ठीक है, एंगल आर की हेल्प से और इस टी की हेल्प से, क्योंकि आपको ये गिवन है, यहां से लेके यहां तक टी है, ये वैल्यू गिवन है आपके पास, थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए इसको एक अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये एक्स है, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो यहां पर क्या आप लिख सकते हो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया आपका टी और हाइपोटेन्यूज हो गई आपकी एक्स, तो टी अपॉन एक्स हो गया आपका साइन ऑफ, साइन या कॉस, जल्दी बोलो, नहीं यार साइन नहीं है, कॉस ऑफ एंगल आर। तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेकंड, इस वाले ट्राइंगल में ध्यान देना, इस वाले ट्राइंगल में जहां पर हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये निकालनी है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर फिर से हम लोग ट्रिगो लगा सकते हैं, इस, है ना, ये हाँ, थीटा क्या है हमारा, आई माइनस आर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज, तो एल अपॉन एक्स, ध्यान देना फिर से, एल अपॉन एक्स क्या हो गया, साइन कॉस टेन क्या होगा, साइन, बहुत बढ़िया, साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है, आई माइनस आर, तो हमारे पास ये हो गई, हाँ बस ये दो हमारे पास दोनों इक्वेशंस है, यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू यहां पर डाल के किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एनी डाउट, देखो यार कुछ भी है, एक काम करो फिर वैल्यू निकाल ही लो, छोटा सा एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू दे देता हूं, ठीक है। एंगल आई की वैल्यू, एंगल आई में आपको दे रहा हूं 60 एंड एंगल आर में आपको दे रहा हूं 30 डिग्री, चलो जी, एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब टी इज 10 सेंटीमीटर, हाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर 5 मार्क्स केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। कितना आंसर आ रहा है, नहीं हाँ एल फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, एल की वैल्यू निकालनी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बस ये वाला, वैल्यूज नहीं आती किसी को तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशंस भी मैंने बना के दे दी, अब तो कर ही लोगे, ट्राई करो फटाफट जल्दी से, जिसका आंसर आएगा वो कर जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके फाइन। तो पहले तो भाई पहले आधा नंबर तो यहीं कट गया आप लोगों का, आई थिंक
कन्वर्जन में यूनिट्स देख लेना, फिर भी ऑप्शंस को देख लेना। अगर ऑप्शन सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रखना, अदरवाइज मीटर में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते टी अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देखो वहां पर टी, थिकनेस कितना देखा है, सेंटीमीटर रख लो, चलो छोड़ो, 10 सेंटीमीटर अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस, आर की वैल्यू कितनी है, कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2। तो यहां पर हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20/√3 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई, यहां पर डाल दो। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी भाई, हाँ एल निकालना है, तो एल विल बी एक्स टाइम्स ऑफ साइन माइनस, एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, 20/√3 इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन 30, साइन 30 इज 1/2, सो फाइनल आंसर इज 10/√3 सेंटीमीटर्स। एनीवन गॉट द आंसर? ठीक है यार, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेंसेज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।